अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बहुत से दोस्तों का ये सवाल था कि रेकी और रेकी में हीलिंग किस तरीके से करते हैं। रेकी के हवाले से बहुत सी तफसील कि ये होती क्या है और इस पर कुछ तजर्बात और साइंस के हवाले से हम इसे क्या कह सकते हैं और हमारे हज़रात फ़ुक़हाए किराम में, मुहद्दिसीन किराम में या पहले कोई ऐसा तसव्वुर रहा है, ये सब कुछ मैं अपनी वॉल पे, अपनी फ़ेसबुक प्रोफ़ाइल पे मुख्तलिफ़ तहरीर के अंदर लिख चुका हूँ। क्योंकि बहुत से दोस्तों का ये कहना था कि इसको करने का भी एक अमली वो सामने आ जाए, तो उसके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। लेकिन बेसिकली चूँकि कॉन्सेप्ट किसी चीज़ का पता हो, तो उस चीज़ पर चलने में, उस काम को करने में आसानी होती है। तो इसलिए मैं थोड़ा-सा इसका कॉन्सेप्ट बयान कर देता हूँ। देखिए, रेकी दरअसल एनर्जी हीलिंग का नाम है। एक इंसान सिर्फ़ इस जिस्म का बना हुआ नहीं होता, बल्कि इस जिस्म को चलाने के लिए एक एनर्जी भी उसके अंदर मौजूद होती है, जो इस पूरे जिस्म को चलाती है, इसको हरकत देती है, इसको सही रखती है। और अगर इंसान बीमार हो, तो वो एनर्जी डिसबैलेंस होती है, कमज़ोर होती है। इसी तरह अगर उस एनर्जी में किसी बाहर के बैरूनी फैक्टर की वजह से कोई एनर्जी पे असर आ जाए, उसमें नेगेटिविटी आ जाए, उसके अंदर कोई कमी हो जाए या कहीं उसकी ज़्यादती हो जाए, तो उसकी वजह से जिस्म के अज़ा के ऊपर असर पड़ता है। तो अक्सर ऐसा होता है कि हम वैसे तो जिस्मानी तौर पे बिल्कुल सही होते हैं, सही सलामत होते हैं, कोई देखने में कोई बीमारी नहीं होती है, लेकिन उसके बावजूद जिस्म के अंदर एक हर वक़्त थकन का एहसास रहता है, एक हर वक़्त सुस्ती का एक एहसास रहता है और कोई काम भी सही तरीके से हो नहीं पा रहा होता, दिमाग पे बोझ आ रहा होता है, जिस्म के ऊपर बोझ आ रहा होता है, एक बहुत मुश्किल का सा एहसास हमें रहता है। ये उस वक़्त होता है, एक वजह इसकी बता रहा हूँ, वरना हो सकता है कि जिस्म के अंदर कोई ऐसी बीमारी मौजूद हो जो अभी तक जिसकी तशख़ीस ना हो सकी हो। लेकिन एक बहुत बड़ी वजह इसकी जो हमारी एनर्जी का जो ये लेवल होता है, ये डिस्टर्ब होना भी होती है। हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ने इस एनर्जी का नाम नस्मा ज़िक्र किया है। और रेकी चूँकि हज़रत शाह साहब रहमतुल्लाह के कोई 150 साल बाद उसकी दरियाफ़्त हुई, तो उसमें इस एनर्जी को रेकी कहा जाता है। बेसिकली रेकी का तसव्वुर ये है कि हमारे जिस्म में जो ये एनर्जी है, इसी तरीके से एनर्जी हमारी कायनात में भी चारों तरफ हमारे इर्द-गिर्द मौजूद है। ये तो एक हकीकत है कि हमारी कायनात में एनर्जी किसी न किसी शक्ल में मौजूद होती है, या हरारत की शक्ल में होती है, या हमारे इर्द-गिर्द बिजली की शक्ल में होती है, या और किसी शक्ल में एनर्जी मौजूद होती है, हमारे इर्द-गिर्द मौजूद रहती है। तसव्वुर ये है कि हम उस कायनाती एनर्जी को इस्तेमाल करके अपनी जो जिस्म की एनर्जी है, इसको हम बढ़ा भी सकते हैं और हम इसके अंदर पॉज़िटिविटी, मुस्बतपन भी इसके अंदर लाया जा सकता है। तो ये इसका तसव्वुर है। रेकी का जो ये सारा कॉन्सेप्ट काम करता है, ये कुछ चक्रों पर काम करता है। चक्र क्या होते हैं? ये जो हमारी कदीम तहज़ीब है, ख़ास तौर पर हिंदुस्तान, पाकिस्तान की बुद्ध मत, हिंदू मत वग़ैरह, इनके अंदर ये कहा जाता है कि इंसान के जिस्म में कुछ एनर्जी के पॉइंट्स होते हैं, जहाँ पे एनर्जी इंसान के जिस्म के अंदर मौजूद होती है। अच्छा, ये पॉइंट्स सिर्फ़ इन्हीं तहज़ीबों में नहीं होते, बल्कि और भी बहुत सारी चीज़ों में ये पॉइंट्स करार दिए जाते हैं और सब में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, लेकिन कुछ पॉइंट्स सब में मुश्तरका होते हैं। तो इंसान के जिस्म के अंदर 7 चक्रे होते हैं, 7 पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे एनर्जी मौजूद होती है। सबसे पहला पॉइंट रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल नीचे मौजूद होता है, उसको रूट चक्र कहते हैं, उसमें एनर्जी मौजूद होती है। उसके बाद अगला पॉइंट हमारी नाभ से थोड़ा नीचे में होता है, फिर नाभ के ऊपर वाला पॉइंट होता है, अगला चक्र होता है। उसके बाद सीने में पॉइंट होता है जहाँ पे एनर्जी होती है। उसके बाद हमारे गर्दन में पॉइंट होता है, इधर एनर्जी होती है। फिर हमारे यहाँ पे माथे के पीछे, इसके अंदर, सर के अंदर एक पॉइंट होता है और फिर सर के बिल्कुल ऊपरी हिस्से के अंदर पॉइंट होता है, जिसे क्राउन चक्रा कहते हैं। जिस्म के अंदर इसके अलावा भी पॉइंट्स होते हैं। इसके अलावा भी एनर्जी की जगहें होती हैं, जैसे हमारी हथेलियों पर होता है, जिनको हम इस्तेमाल करते हैं और उनके ज़रिए हम एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं, या उनके ज़रिए एनर्जी हम
किसी जिस्म तक पहुंचाते हैं तो हम उसके लिए हथेलियाँ इस्तेमाल करते हैं। पाँव में होता है और भी बहुत से पॉइंट जिस्म में होते हैं, लेकिन ये 7 बेसिक पॉइंट्स होते हैं जिनके अंदर ज़्यादा एनर्जी मौजूद होती है और जो पूरे जिस्म को एक तरतीब में लाके उसको चला रहे होते हैं। तो रेकी का जो कॉन्सेप्ट है उसके मुताबिक हमारे इर्द-गिर्द जो कायनात में मौजूद तवानाई है, ये तवानाई हमारे सर पे मौजूद क्राउन चाक्रे से अंदर आती है और हमारे नीचे से मौजूद, अगर मैं इस तरह बैठा हुआ हूँ तो इसका मतलब है कि मेरे जो रूट चाक्रा है, रीढ़ की हड्डी के नीचे, उससे ऊपर आती है और अगर मैं ज़मीन पे खड़ा हूँ तो मेरे पाँव के थ्रू ऊपर आती है और ऊपर आने के बाद ये एनर्जी हमारे बाजुओं से गुज़रती है, गुज़रने के बाद हाथों में आती है और हाथों में आने के बाद हम जहाँ पे एनर्जी पहुँचाना चाहते हैं, वहाँ पे ये एनर्जी पहुँचती है। देखने में बिल्कुल फ़र्ज़ी सी बात लगती है, मुझे भी ऐसे ही लगता है, लेकिन बहरहाल इसका तजुर्बा मैं खुद भी कर चुका हूँ और भी बहुत से मेरे जानने वाले कर चुके हैं। तो असर होता है अगरचे फ़र्ज़ी लगता है। ये एनर्जी इस एनर्जी के ज़रिए हीलिंग के मुख्तलिफ तरीके मुख्तलिफ जो यूँ कहें स्कूल ऑफ थॉट्स होते हैं, कातिब फ़िक्र होते हैं। कोई किसी अंदाज़ से करता है, कोई किसी अंदाज़ से करता है। रेकी के अंदर रेकी डॉक्टर मिकाओ यूसुई एक थे, उन्होंने इसे दरियाफ़्त किया था ग़ालिबन 1920 के आस-पास कहीं उन्होंने दरियाफ़्त किया होगा, 1920 में वो फ़ौत हुए उससे पहले ही किया होगा। तो डॉक्टर मिकाओ यूसुई ने इसको इस तरीके को दरियाफ़्त किया था, तो उन्होंने इसके अंदर एक इज़ाफ़ी तरीका रखा था जिसको अट्यूनमेंट कहते हैं। अट्यूनमेंट क्या होता है कि एक शख़्स रेकी के किसी मास्टर के पास जाता है और उस मास्टर को बोलता है कि मेरी अट्यूनमेंट कर दो। तो वो मास्टर रेकी की जो एनर्जी होती है उसको प्रेशर से उसके पूरे जिस्म के अंदर से गुज़ार देता है। एक बार पूरे जिस्म से रेकी की एनर्जी को गुज़ार देता है, तो उससे ये होता है कि जिस्म के अंदर जहाँ-जहाँ एनर्जी के ब्लॉकेजेस होते हैं, वो सारे ब्लॉक्स निकल जाते हैं और एक बार पूरा जिस्म इस बात का आदी हो जाता है कि मेरे अंदर से एनर्जी किस तरीके से गुज़रेगी और कैसे जो है ना मैंने उसे एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना है। प्रेशर से गुज़र जाती है एनर्जी तो वो आदी हो जाता है। तो रेकी में अट्यूनमेंट का सिस्टम होता है। कोई बंदा रेकी का माहिर, हीलिंग करने का माहिर, इसको हील करना कहते हैं, किसी का इलाज करना। इलाज तो नहीं हम इसको कहेंगे, हील का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, यूँ कह लें कि आपने किसी चीज़ को, जिस्म की किसी उज़्व को या किसी इंसान को ऐसा माहौल दे दिया कि उस माहौल के ज़रिए या उस आपकी जो दी हुई दवाई थी उसके ज़रिए उसके जिस्म ने खुद अपनी बीमारी के ऊपर कंट्रोल कर लिया। तो रेकी बेसिकली यही करती है कि वो जब हम किसी को एनर्जी के ज़रिए हील करते हैं तो उसे माहौल दे देते हैं और वो उस माहौल के सहारे अपने जिस्म को खुद हील करता है। तो इसलिए इसका जो इलाज का वो होता है, प्रोसेस होता है, ये आमतौर पर बहुत स्लो हुआ करता है, इतनी जल्दी नहीं होता। अलबत्ता जहाँ डायरेक्ट ताल्लुक ही एनर्जी से हो और एनर्जी की कमी की वजह से कोई मसला हो, वहाँ पे इसका फ़ायदा निस्बतन हमें ज़्यादा नज़र आता है और हमारा अभी इस वक़्त जो मकसूद है वो भी यही है। तो जो शख्स रेकी करता है, वो पहले किसी रेकी मास्टर से अटयूनमेंट लेता है। अटेनमेंट लेने से ये होता है कि उसके जिस्म के अंदर से तमाम चक्रे उसके खुल जाते हैं, उनके अंदर से एनर्जी गुजर जाती है और वो उस एनर्जी को दोबारा अपनी चाहत के मुताबिक आगे ट्रांसफ़र करने पर कादिर होता है। बेसिक इसके 3 लेवल होते हैं जिनको यूसुई रेकी कहा जाता है, डॉक्टर मिकाओ यूसुई की बनाई हुई। उसमें 3 लेवल बेसिकली होते हैं। पहले लेवल के अंदर आमतौर पर सिर्फ़ हाथों से हीलिंग करने की पावर दी जाती है। दूसरे लेवल के अंदर कुछ सिंबल्स दिए जाते हैं। सिंबल्स के ऊपर भी इंशाल्लाह ताला मैं डिटेल से अपनी तहरीर में लिखूँगा। हम यहाँ अभी डिटेल में नहीं जाते कि सिंबल क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। बेसिकली हम एक जगह पे एनर्जी को फ़ोकस कर देते हैं। उसका जो मतलब और माना होता है ये हमारी मुराद नहीं हुआ करता। तो दूसरे लेवल के अंदर कुछ सिंबल्स दिए जाते हैं आमतौर पर और तीसरे लेवल के अंदर मज़ीद जो एडवांस सिंबल होते हैं वो दिए जाते हैं, जिसके बाद कोई मास्टर रेकी का दूसरों को अटोनमेंट दे सकता है। फिर इसके बाद आगे एक पूरा सिलसिला शुरू होता है कोरोना रेकी का और दूसरी रेकी का, उनके अंदर उनके अपने सिंबल होते हैं। तो एनर्जी के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। एनर्जी हीलिंग के जो जितने भी तरीके हैं उनमें आमतौर पर सिंबल्स इस्तेमाल होते हैं, सिजिल्स इस्तेमाल होते हैं। बल्कि बाज़ माहिरीन तो ये भी कहते हैं कि जो हमारे जो तावीज़ात होते हैं, तो ये भी सिंबल की शक्ल में बन रहे होते हैं, इनके अंदर मुसल्लस वगैरह और ये चीज़ें बनी। अल्लाहु आलम, मेरी ये फ़ील्ड नहीं है। तो मैं बात कर रहा था रेकी के हवाले से। जब हम इस तरह की किसी परेशानी में मुब्तला होते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी बाकी सब कुछ ठीक है,
लेकिन हमें फिर भी एक सुस्ती और एक परेशानी और एक मुस्तकिल डिप्रेशन टाइप की कैफ़ियत हमारी मुस्तकिल गुज़र रही है, तो बेहतर होता है कि हम एक बार अपनी जो एनर्जी है, इसको हील करके देख लें। अगर तो अटयूनमेंट ली हुई है, तो उसमें तो बहुत आसान है, उसके अंदर सिंबल बना के और जो है ना हाथ रखेंगे, डायरेक्ट हाथ हील करना शुरू कर देते हैं। अक्सर ऐसा होता है, मैं अपना ज़ाती तजुर्बा बताऊँ तो ऐसा होता है कि जब मैं कहीं पे हीलिंग करना शुरू करूँ खुद को या अपने जानने वालों में किसी को, तो फ़ौरन मेरे हाथ हल्के से गर्म हो जाते हैं, अगर सामने वाले को उस जगह पे हीलिंग की ज़रूरत हो। अगर उसे ज़रूरत ना हो तो फिर हाथ गर्म नहीं होते। तो ये गरम मैंने खुद भी फ़ील किए हैं और मेरे जो दोस्त अहबाब वग़ैरह हैं, उन्होंने भी, घरवालों ने भी जो है ना इसको महसूस किया है कि ये हाथ थोड़े से गरम हो जाया करते हैं। लेकिन हर किसी के साथ ज़रूरी नहीं है कि यही तजुर्बा हो, मुख्तलिफ भी हो सकती है। तो हम अभी आज की वीडियो में ये बात करने जा रहे हैं कि हमने अपने आप को और अपने चक्रों को कैसे हील करना होता है। तो उसकी बाकायदा प्रैक्टिकल उसकी तरफ चलते हैं। मैं चूँकि सिंबल्स जानता हूँ, आप में से अगर कोई हज़रात सिंबल जानते हो, तो उसके उनके लिए एक आसान सा तरीका ये है कि सबसे पहले हम अपने दोनों हाथों के ऊपर सिंबल बना लेते हैं और 2 ही सिंबल हम बनाएँगे, चौकोरे और सेही की। इनके हम मानी की तरफ नहीं जाते। सबसे पहले हम बनाएँगे चौकोरे, ये मैंने सिंबल बनाया। अच्छा, जब सिंबल बना रहे होते हैं हम उसको ज़हन में 3 बार दोहराते हैं या ज़बान से 3 बार दोहराते हैं। इस दोहराने का मकसद सिर्फ़ अपना फ़ोकस मज़बूत करना होता है। वरना रेकी के माहिरीन आमतौर पर कह रहे होते हैं कि अगर मतलब आप दोहराते नहीं हैं और आप सिर्फ़ ऐसे ही ज़हन में किसी जगह के लिए सिंबल बना लेते हैं, तो वो तब भी वहाँ पे असर करेगा। मैंने 1-2 बार एक जगह पे ट्राई भी की, जहाँ पे मुझे एक जगह पे स्टेज के ऊपर सिंबल बनाना पड़ा, तो वो काम फिर भी कर रहा होता है। तो बहरहाल मैं यहाँ पे बनाता हूँ। सबसे पहले मैंने बनाया, एक उँगली से देखिए मैं बना रहा हूँ इसको, चौकोरे, चौकोरे, चौ उसके बाद मैंने इसको साफ़ कर लिया। साफ़ करने के बाद मैंने तसव्वुर किया कि मेरे पास एक मर्तबान में पानी भरा हुआ है, पानी और नमक है और मैंने उसके अंदर डाल दिया, यानी उसके अंदर हल हो गया। असल में मैंने क्या तसव्वुर किया कि मेरे हाथ पे जो नेगेटिव एनर्जी थी, ज़ाहिर है दिन भर मैं चीज़ों को छूता रहता हूँ, काम करता रहता हूँ। तो मेरे हाथ पे जो नेगेटिव एनर्जी थी, इस नेगेटिव एनर्जी को मैंने ख़त्म किया है। मैं यहाँ पर लाकर उसको मैंने तहलील कर दिया है। अगर मैं ये नहीं करूँ और इसके बजाय इसको ऊपर उछाल के मैं ये सोचूँ कि ये जो है ना वहाँ पे जल गई है, तो ये वहाँ पे जल भी जाएगी। देखने में मैं मानता हूँ, ये फ़र्ज़ी बात है। मेरे सोचने से क्यों ऐसा काम होगा? लेकिन चूँकि असर नज़र आ रहा होता है, तो हम इस फ़र्ज़ी बात पे भी वो कर रहे हैं, अमल कर रहे हैं। और भी दुनिया में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, जो देखने में फ़र्ज़ी लगती हैं। तो पहले मैंने अपने हाथ को साफ़ किया, उसके बाद मैंने दोबारा सिंबल बनाया, चौकोरे, 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 स्टेबल, स्टेबल, स्टेबल। इस सिंबल को मैंने अपने हाथ पे स्टेबल कर लिया। दूसरा सिंबल मैंने इधर बनाया, सेही की, सेही की, सेही की। इस सिंबल को मैंने यहाँ पर स्टेबल कर लिया। कभी मुझे ज़रूरत होती है, तो मैं 3rd डिग्री लेवल का भी सिंबल इस्तेमाल करता हूँ। हालाँकि मैंने 3rd डिग्री की अटैचमेंट नहीं ली हुई। मैंने सिर्फ 2 डिग्रीज़ की अटेनमेंट ली हुई है और जब फर्स्ट टाइम मैंने रेकी की थी अपने ऊपर, तो मैंने कोई अटेनमेंट नहीं ली हुई थी, तब भी ये असर कर रही थी। और तजुर्बा मेरा ये है कि असर करती है अगर इंसान का फ़ोकस थोड़ा-सा अच्छा हो। मेरा फ़ोकस अच्छा था, तो मैंने तब किया, तब भी इसने मेरे ऊपर असर किया। दूसरे हाथ पे भी मैं बना लेता हूँ, चौकोरे, 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 साफ, साफ, मैंने इसको साफ कर लिया। चौकोरे, 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 स्टेबल, 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 सेही की, सेही की, सेही की, स्टेबल, स्टेबल। एक अच्छी बात होती है कि हम खुद को हील करने लगें या किसी और को हील करने लगें, तो पहले अपने हाथ साफ करके इनके ऊपर सिंबल बना लें, ताकि किसी किस्म की नेगेटिव एनर्जी नहीं जाए और दूसरा ये कि हमें एक दिल की तसल्ली भी हो कि हाँ भाई हमारे हाथ से पॉज़िटिव वो ही जाएगी। लेकिन अगर किसी को सिंबल नहीं बनाना आते, तो सिंबल बनाना ज़रूरी बिल्कुल नहीं है। अगर किसी ने अटूनमेंट नहीं ली हुई, तो भी उसकी एनर्जी उसके सोच के मुताबिक हरकत करती है। बस फ़र्क इतना होता है कि मिकदार थोड़ी कम होती है। मैं एक दोस्त को सिखा रहा था, तो उन्होंने अटूनमेंट नहीं ली हुई थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरे साथ कुछ ऐसे मसाइल हैं, तो मैंने उनको करवाया, तो उन्होंने भी इसमें अपने ऊपर असर महसूस किया, अगरचे उन्होंने अटूनमेंट नहीं ली हुई थी। अब मेरे दोनों हाथ रेडी हैं, सही है। अब सबसे पहले मैंने क्या करना है कि मैंने अपने फ़ोकस को इधर लेकर आना है। दिन में हमारे बहुत काम होते हैं और ज़हन मुंतशिर होता रहता है। तो वैसे भी हमें दिन में एक बार तो ज़रूर थोड़ा-सा मुराकबा करके अपने ज़हन को एक जगह कर लेना चाहिए। जो दोस्त मुराकबा करना वैसे ही जानते हैं या करते रहते हैं, किसी भी उसमें तसव्वुफ़ के सिलसिले में या कहीं भी, तो उनको तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई नहीं जानता, तो अच्छा ये है, मतलब एक आसान तरीका ये है कि हम अपनी साँस का मुराकबा करें।
यानी सांस हमारे जिस्म से निकल रही है, नाक से सांस बाहर निकल रही है, तो जिस्म से तमाम कार्बन डाइऑक्साइड वो लेके बाहर जा रही है, और जब हम दोबारा सांस ले रहे हैं तो वो ऑक्सीजन लेके वापस अंदर आ रही है। तो हम अपना इस तरह करेंगे तो इससे ये होगा कि फोकस हमारा बेहतर हो जाएगा। तो हम मुराकबा शुरू करेंगे इस तरह, कमर हम अपनी सीधी कर लेंगे, क्योंकि मैं यहाँ वीडियो बना रहा हूँ तो मैं जल्दी जल्दी ये सारे काम करूँगा, लेकिन मैं साथ साथ बताऊँगा कि इनमें से कौन सा काम कितने टाइम करना है। तो ये अगर आप बिल्कुल नए हैं इसके अंदर, तो ये जो फोकस का मेडिटेशन जो है ब्रीथिंग का, इसको बेहतर है कि 10 से 15 मिनट तक करें ताकि जहन बिल्कुल एक जगह पर हो जाए। अगर आप इसमें प्रैक्टिस्ड हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, तो फिर उस सूरत में तो ये दूसरे तीसरे सांस में ही जहन इधर आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे अपने ज़हन को फ़ोकस कर लिया। मैं तो चूँकि वीडियो बना रहा हूँ, मेरा ज़हन अभी फ़ोकस नहीं होगा, मैं सिर्फ़ इसको समझा रहा हूँ कि ये किस तरह होता है। तो यहाँ पे जब हमने ये किया, साँस को बाहर निकाला, अंदर लिया, ये हमारे ज़हन में फ़ोकस हो गया। अब उसके बाद हम अगले मरहले की तरफ चलते हैं। हमने अपने दोनों हाथ लिए और सबसे नीचे वाले चक्र के ऊपर रखे। ये चक्र हमारा रीढ़ की हड्डी के निचली तरफ है। देखिए, मैंने अपनी कमर सीधी कर ली है और गर्दन मेरी सीधी है, और मैंने यहाँ पर सबसे नीचे दोनों हाथ रख लिए। अब इसके बाद हमने ये तसव्वुर करना है कि एनर्जी हमारे सर से और नीचे से अंदर दाखिल हो रही है। ये तो ना करें बेशक, तो यही इतना ही कर लें हम कि हमारे हाथों से एनर्जी निकल रही है, तब भी काफ़ी होता है। हमारे हाथों से एनर्जी निकल रही है, ये एनर्जी यहाँ से निकल के हमारे सबसे पहले चक्रे में जा रही है, इसे रूट चक्रा कहते हैं। रूट का मतलब किसी चीज़ की बुनियाद। हिंदू इसके अलग नाम लेते हैं, बुद्ध इसके अलग नाम लेते हैं। जैसे वो कुछ नहीं समझ में आया तो उन्होंने रूट चक्रा नाम रख दिया। हमारे लिए ज़्यादा आसान है, हम ये रख लेते हैं। तो ये रूट चक्रा, इसमें हमारी एनर्जी जा रही है। रूट चक्र की एनर्जी सुर्ख कलर की होती है, रेड कलर की। हमारे हाथों से एनर्जी निकल रही है, ये एनर्जी रूट चक्र में जा रही है, रूट चक्र में एनर्जी भर रही है। क्योंकि एनर्जी है रूट चक्र में, गोया कि एक यूं प्लेट की तरह पूरा एक एनर्जी का वो है। तो हम इसको घूमता हुआ तस्वर करेंगे। रूट चक्र घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, और इसकी रफ्तार बढ़ती जा रही है। अब मैं पूरा वो जहन में अपनी यूँ दोहराऊंगा। मेरे हाथों से एनर्जी निकल रही है, ये एनर्जी रूट चक्र में जा रही है, रूट चक्र एनर्जी से भर रहा है, रूट चक्र क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसकी रफ्तार बढ़ रही है, तेज़ हो रही है, और तेज़, और तेज़, और तेज़, और तेज़, ब्लेजिंग फास्ट। इसमें बहुत एनर्जी है, इससे एनर्जी निकल रही है सारे जिस्म को। मेरे हाथों से एनर्जी निकल रही है, एनर्जी रूट चक्र में जा रही है, रूट चक्र तेज घूम रहा है, ये सारे जिस्म। ये काम हम कोशिश करेंगे कि 2 से 3 मिनट तक ये तसव्वुर करें। ठीक है? जब भी हम फोकस करते हैं किसी चीज़ पर, तो ऐसा कभी नहीं होता कि हमारा फोकस 100% उसी जगह पर रहे। हमारे इर्द गिर्द शोर भी होता है, हमारे इर्द गिर्द माहौल भी होता है, हमारे इर्द गिर्द गर्मी भी होती है, सर्दी भी होती है, और अगर आप कराची में रहते हैं तो मच्छर और मक्खियाँ भी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, लिहाजा फ़ोकस हमारा मुंतशिर होता है। लेकिन फ़ोकस का मतलब ही ये होता है, चाहे हम ब्रीथिंग पे कर रहे हो, साँसों पे कर रहे हो, किसी चीज़ पे भी, इसका जब कोई दूसरा ख़्याल आए तो उसे छोड़ के हम वापस आ जाएँ। यही चीज़ नमाज़ के अंदर भी होती है, जो कहते हैं कि नमाज़ में इहज़ार ज़रूरी है, हाज़िरी ज़रूरी नहीं है। यानी जब हम अल्लाह तबारक व तआला के सामने खड़े होते हैं, हमें ये तसव्वुर करना होता है कि हम अल्लाह पाक के सामने खड़े हैं। अब उसके बाद ख़यालात आते हैं ज़हन में, दिमाग ख़यालात में लग जाता है। जैसे ही दोबारा ख़्याल आए कि मैं तो नमाज़ में खड़ा हूँ, तो उस ख़्याल को छोड़ के दोबारा ये सोच लिया जाए कि हम अल्लाह पाक के सामने खड़े हैं। ये फ़ोकस का उसूल है। तो यहाँ पर हम फ़ोकस ये कर रहे हैं कि हमारे हाथों से एनर्जी निकल के ये रूट चक्र के अंदर जा रही है। बीच में फ़ोकस मुंतशिर होगा, आहिस्ता-आहिस्ता वक़्त के साथ-साथ कम हो जाता है ये इंतशार, लेकिन शुरू में तो ज़रूर होगा। लेकिन बहरहाल हमने इसको इस पे तवज्जो नहीं दी। 2 से 3 मिनट हम ये करेंगे। उसके बाद हम इससे ऊपर वाले चक्र की तरफ जाएँगे। किस तरह जाएँगे? ये हम ऊपर वाला हाथ उठाएँगे, नीचे वाला अपनी जगह पे ही है, सही है। यूँ हम करेंगे। इसको घूमता छोड़कर मैं अब अपनी तवज्जो ऊपर नेवल चक्र पर कर रहा हूँ। मैंने एक हाथ रखा और उसके बाद मैंने इसके ऊपर दूसरा हाथ रख लिया।
मेरे हाथों से एनर्जी निकल रही है, एनर्जी नेवल चक्र में जा रही है, इसका रंग ऑरेंज है। ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। क्लॉकवाइज का मतलब होता है जिस तरह घड़ी चलती है, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है उसके उलट। असल में हम इनकी एक दूसरे के उलट जो मूवमेंट है वो इसलिए रखते हैं कि हम इनको अलग अलग करके समझ सकें, अपने जहन को सही तरह फोकस कर सकें। ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, मेरे हाथों से एनर्जी इसमें भर रही है। ये तेज घूम रहा है, और तेज, और तेज, और तेज, ब्लेजिंग फास्ट। एनर्जी निकल के सारे जिस्म में जाए। 3 मिनट तक हम इस पे गौर करेंगे, फिर उसके बाद हम हाथ ऊपर रखते हैं। सोलर प्लेक्सस चक्र इसको कहते हैं, इसका रंग येलो होता है। मैं ये करूँगा, इस चक्र को घूमता छोड़कर मैं अपना हाथ सोलर प्लेक्सस पर रख रहा हूँ। मेरे हाथों से एनर्जी निकल रही है, सोलर प्लेक्सस चक्र में जा रही है। सोलर प्लेक्सस चक्र क्लॉकवाइज घूम रहा है, तेज हो रहा है, और तेज, और तेज, और तेज, बहुत तेज, अमेजिंग फास्ट। एनर्जी निकल के मेरे सारे जिस्म में है। 3 मिनट तक इस पर रखेंगे, फिर उसके बाद आगे सोचेंगे। ये सब जबान से कहना ज़रूरी नहीं है, दिमाग में सोचना काफ़ी है। इसको घूमता छोड़कर मैं अपने हाथ हार्ट चक्र पर मुंतकिल कर रहा हूँ। मेरे हाथों से एनर्जी निकल रही है, ग्रीन कलर के इस हार्ट चक्र के अंदर जा रही है। हार्ट चक्र एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसकी रफ्तार बढ़ रही है, तेज हो रही है, और तेज, और तेज, और तेज, बहुत तेज, ब्लेजिंग फास्ट। एनर्जी निकल के मेरे सारे जिस्म में। 3 मिनट तक फिर इस पर रखेंगे, फिर उसके बाद ऐसे घूमता छोड़कर अपने हाथ थ्रोट चक्र पर मुंतकिल कर रहा हूँ। मेरे हाथों से एनर्जी निकल रही है, एनर्जी निकल के थ्रोट चक्र में जा रही है। ब्लू कलर का, नीले कलर का ये थ्रोट चक्र क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसकी रफ्तार बढ़ रही है, तेज, और तेज, और और तेज। इससे एनर्जी निकल के मेरी गर्दन में, मेरे पट्टों में, मेरे असाब में, मेरे बाजुओं में जा रही है, मजबूत कर रही है। मेरे हाथों से एनर्जी निकल रही है, थ्रोट चक्र में जा रही है। तो 3 मिनट तक हम इस चीज़ पर रखेंगे। 2.5 से 3 मिनट, 2 मिनट, जितना आसानी से हो। अलार्म लगाना ज़रूरी नहीं है, बस अंदाज़ा करना। उसके बाद मैं इसको घूमता छोड़कर अपने हाथ थर्ड आई चक्र पर शिफ्ट कर रहा हूँ। मैंने तो चश्मा पहना हुआ है, लेकिन वैसे वो सारी चीज़ें उतार देनी चाहिए जो कि इंसान को डिस्टर्ब करें। मोबाइल को साइलेंट करके रख लेना चाहिए, और तवज्जो अपनी पूरी इधर रखनी चाहिए। अब ये एक हाथ मैंने रखा है आगे माथे पर, दूसरा हाथ मैंने रखा है बैक पर। अगर आप यूँ नहीं करेंगे, यूँ रखेंगे तब भी काम यही होगा, लेकिन इसमें आसानी भी होती है, सुकून भी मिलता है। मेरे हाथों से एनर्जी निकल रही है, थर्ड आई चक्र में जा रही है, जिसका रंग पर्पल है। ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसकी रफ्तार बढ़ रही है, तेज, और तेज। एनर्जी निकल के सर में जा रही है, आंखों में जा रही है, मुंह में जा रही है। 3 मिनट तक इसको रखेंगे। मैं इसको घूमता छोड़कर अपने हाथ क्राउन चक्र पर शिफ्ट। क्राउन चक्र सफ़ेद कलर का होता है, मेरे हाथों से एनर्जी निकल रही है, सफ़ेद कलर के क्राउन चक्र में जा रही है। ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसकी रफ्तार बढ़ रही है, तेज, और तेज, और तेज, बहुत तेज, ब्लेजिंग फास्ट इसकी रफ्तार है। इससे एनर्जी निकल के सारे जिस्म के अंदर जा रही है। क्राउन चक्र ऐसी जगह होती है जहाँ से एनर्जी निकल के आपके पूरे जिस्म में मुंतकिल होती है। शायद बहुत से हमारे दोस्त नमाज के बाद सर पे हाथ रख के आयतुल कुर्सी पढ़ते हो। बाज़ लोग माथे पर रखते हैं, बाज़ लोग यहाँ सर पे रखते हैं। सारे जिस्म की हिफाजत होती है। इससे एनर्जी निकल के सारे जिस्म में जा रही है, और ये बहुत तेज़ है। अब जब ये काम कर लिया, 3 मिनट ये भी हो गया, इसके बाद अपने हाथ छोड़ दिए। अब आप छोड़ भी सकते हैं, और अगर पसंद हो तो आप यहाँ रूट चक्र पे वापस भी रख सकते हैं। मैं आमतौर पर रूट चक्र पे दोबारा रख लेता हूँ। अब हमने एनर्जी को डायरेक्शन देनी है। यहाँ पे अब सारे चक्र अपनी जगह पे मूव कर रहे हैं। मैं आगे सोचूंगा, रूट चक्र क्लॉकवाइज घूम रहा है, उसके ऊपर नेवल चक्र एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, उसके ऊपर सोलर प्लेक्सस क्लॉकवाइज घूम रहा है, उसके ऊपर हार्ट चक्र एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, उसके ऊपर थर्ड चक्र क्लॉकवाइज घूम रहा है, उसके ऊपर थर्ड आई एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, उसके ऊपर क्राउन चक्र क्लॉकवाइज घूम रहा है। रूट चक्र से एनर्जी निकल के नेवल चक्र में जा रही है,
नेवल चक्र, रूट चक्र दोनों की एनर्जी मिलकर सोलर प्लेक्सस में आ रही है। सोलर प्लेक्सस से तीनों की एनर्जी मिलकर हार्ट चक्र में आ रही है। हार्ट चक्र से चारों की एनर्जी मिलकर थ्रोट चक्र में आ रही है। यहाँ पर अगर हम थोड़ा अर्सा गुजार लेते हैं तो हमें गले में महसूस होने लगता है। मेरा फोकस इतना ज़्यादा इस वक्त नहीं है वीडियो की वजह से, लेकिन मैं फिर भी महसूस कर रहा हूँ। थ्रोट चक्र से एनर्जी थर्ड आई चक्र में आ रही है। थर्ड आई चक्र से क्राउन चक्र में आ रही है। क्राउन चक्र से एनर्जी बारिश की तरह मेरे ऑरा में बरस रही है। ऑरा क्या होता है? इंसान या किसी भी चीज़ के इर्द गिर्द जो एक एनर्जी फील्ड होती है, आपने कभी देखा होगा दो मकनातीस जो होते हैं, ये जब हम एक दूसरे के करीब करते हैं तो एक दूसरे से चिपकते हैं, दूर से एक दूसरे के करीब एक दूसरे से नहीं चिपकते। तो मेरा ख्याल है कि मैट्रिक में या उससे पहले आपने कहीं पे मकनातीस का एक प्रैक्टिकल भी किया होगा, मकनातीस बनाया होगा, उसकी चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बनाई होगी। यही काम हमारे जिस्म में मौजूद जो ये एनर्जी होती है उसके इर्द गिर्द भी हो रहा होता है, क्योंकि वो अपना एक हैसियत रखती है ना, तो वो इर्द गिर्द अपना एक अपनी रेंज रखती है। तो इस ऑरे के अंदर सर से मेरे फुहारा निकल रहा है, एनर्जी इस ऑरे के अंदर जा रही है। सारे ऑरे के अंदर पॉजिटिव एनर्जी भर रही है, मुस्बत एनर्जी भर रही है। मंफी एनर्जी सारी जिस्म से निकल रही है, मेरे जिस्म के तमाम अज़ा पे मुस्बत एनर्जी आ रही है, मंफी एनर्जी सारे अज़ा से निकल रही है। रूट चक्र से एनर्जी वापस ऊपर जा रही है। नेवल चक्र, सोलर प्लेक्सस, हार्ट चक्र, थ्रोट चक्र, थर्ड आई, वहाँ से ऊपर से वापस बरस रही है और नीचे जाके वापस रूट चक्र से जिस्म तक वापस जाए। जब आप यहाँ पे पहुँचेंगे फ़ोकस के साथ तो ये इंतहाई सुकून वाली कैफ़ियत है। और जो नए दोस्त होते हैं वो अक्सर ऐसा होता है कि सुकून वाली कैफ़ियत में उनका दिल चाहता है कि अरे कोई मसला नहीं है, बैठे रहें इत्मीनान से, जब तक दिल चाहे इसको फ़ील करते रहें, जो वाक़ई फ़ील होगी आपको एनर्जी इस तरीके से निकलती। जब ये मुकम्मल हो जाए उसके बाद जब आप फ़ीलिंग कर लें उसके बाद ये सोचें मेरा ऑरा सील हो रहा है, ये अंदर से मजबूत बंद हो रहा है, सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी अंदर जाएगी, नेगेटिव एनर्जी इसके अंदर नहीं जाएगी। उसके बाद आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। पहले ये सोच के बाद में भी एनर्जी महसूस कर सकते हैं जब तक आपको उससे मज़ा आए। तो ये हमने क्या किया, हमने पॉजिटिव एनर्जी को अपने यहाँ पूरे जिस्म से गुजारा। ज़ाहिर है पॉजिटिव एनर्जी अब इतने प्रेशर के साथ हमारी गुजरेगी, इतने फोकस के बाद हमारी गुजरेगी, तो अंदर से जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो उस नेगेटिव एनर्जी को अंदर से निकाल देती है, बाहर निकाल देती है। फिर उसके बाद जो हमारे इर्द गिर्द जो ऑरा था, इस ऑरा के अंदर जो है ना हमने सारी पॉजिटिव एनर्जी भर दी, नेगेटिव एनर्जी यहाँ से बाहर चली। पॉजिटिव एनर्जी आएगी कहाँ से? ये तो एक बहुत ज़बरदस्त सवाल है। तो देखिए पॉजिटिव एनर्जी आती है अच्छे कामों से, अच्छे ख़्यालात रखने से, बुरे ख़्यालात से बचने से। रेकी वाले तो 5 पॉइंट कहते हैं। नंबर 1, मैं आज के दिन में गुस्सा नहीं हुआ, 1 दिन का कहते हैं, हर दिन का रोज़ सोचें। मैं आज के दिन में गुस्सा नहीं होऊँगा, मैं आज के दिन में परेशान नहीं होऊँगा, मैं आज अपना काम इख़लास और दयानत के साथ पूरा करूँगा। मैं आज जितनी भी मुझे नेमतें मिली हैं उस पर शुक्र अदा करूँगा। वो तो दुनिया की पता नहीं किस-किस चीज़ का शुक्र अदा करते हैं, जो हिंदू होते हैं, बुद्ध होते हैं, ईसाई होते हैं, वो अपने हिसाब से करते हैं। हम अल्लाह तबारक व तआला मैं अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करूँगा और मैं अपने इर्द-गिर्द मौजूद तमाम ज़िंदा चीज़ों के साथ रहमदिली के साथ, हमदर्दी के साथ, अच्छाई के साथ रहूँगा। तो ये 5 पॉइंट रखते हैं। लेकिन देखिए हम इस्लाम के मानने वाले हैं और हमें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी चीज़ें दी हैं। दिल में हम हसद नहीं रखेंगे, कीना नहीं रखेंगे, गुस्सा नहीं रखेंगे, किसी के साथ ज़ुल्म नहीं करेंगे, अब अच्छे अमाल करेंगे तो हम खुद ब खुद पॉज़िटिविटी में। वो जो पॉज़िटिव एनर्जी है बस हमने उसको खाली सिर्फ मूव करना है ताकि हमें एक सुकून मिल जाए और हमारे वो बैलेंस हो जाए। उम्मीद करता हूँ कि ये तमाम चीज़ें मुकम्मल तौर पर क्लियर हो चुकी होंगी। अगर कोई चीज़ इसमें रह गई हो, कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो आप हज़रात से पूछ लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।